हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के लिए, जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट के लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी कहीं का हो, या केवीएस के लिए कर रहे हो, जहाँ भी सिविक्स या सोशल साइंस या जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तमाम सारे लोग इसका फ़ायदा उठा के अलग अलग एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम टाइम वेस्ट करें और पहले क्वेश्चन पे आए, कुछ चीज़ हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी शुरू हो चुका है। अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी लखनऊ ब्रांच में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और जो नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार आके डिस्टर्ब भी करते हैं लोग, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो जुड़ सकते हैं हमसे, और क्लासेस हमारी रेगुलर चलती हैं। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री है, यूट्यूब पे भी हैं और हमारे ऐप पे भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं इसको। तो टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप पूरी जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको अगर आप पूरा लगाते रहेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जितना मैंने टेस्ट सीरीज़ अभी तक दे दिया है, और हमारा आइडिया है कि कम से कम 100 टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाए, जिससे कि इससे बाहर कुछ भी ना आए। और ये गारंटी है कि 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अगर आपने इसको रट लिया, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, क्लासेस नहीं लेते हैं, आप चीज़ों को नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो भी अगर आप इसको रट लेते हैं तो भी आपका 100% गारंटी है कि हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बीच में हम बताते रहेंगे। क्वेश्चन हमारे हमेशा जो क्लासेस हैं और क्वेश्चन भी हमेशा बाइलिंगुअल होते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा, कुछ ने हिंदी मीडियम पढ़ा। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हैं और इंग्लिश की थोड़ी जानकारी रखेंगे तो आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और उसका उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ायदा नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी को थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हिंदी बोल चाल सकते हैं, तो भी अगर आपने एकेडमिक्स में नहीं लिया है हिंदी, तो भी आप इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसका लॉजिक आपको लगा लेंगे। तो कई बार मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि किस लॉजिक से आपको सोचना चाहिए, कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो हमारे पास 4 नाम हैं, जिसको हम कहते हैं कि लिकॉक, गार्नर, प्लेमेंजा और बर्लिन। तो प्लेमेंट इसमें से कौन है? लिकॉक हैं, गार्नर है, प्लेमेंट है और बर्लिन। तो उसमें से कौन ऐसा है जो पॉलिटिकल थ्योरी को कह रहा है कि सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है पर्पस फॉर द गवर्नमेंट। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया? तो सरकार के जो उद्देश्य हैं, क्या करना चाहिए, जैसे सरकार को न्याय प्रोवाइड करना चाहिए, तो थ्योरी क्या है? जस्टिस की थ्योरी हो गई। या फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए, तो फ्रीडम की या लिबर्टी की थ्योरीज भी हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, या इस तरह के जितने भी सिद्धांत राजनीति में हैं, तो वो क्या है? वो सरकारों के उद्देश्य हैं, उन्हीं को राजनीतिक सिद्धांत में रखता है। इस तरह की सोच कौन रखता है? इसका सही आंसर जो है प्लेमेंट। प्लेमेंट जो है ये क्या कहते हैं? इनका आइडिया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सिस्टमेटिक थिंकिंग है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वही चीज़ हम सिद्धांत के रूप में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल? अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो J.S. मिल बहुत पॉपुलर थिंकर हैं। ये अपने आप को यूटिलिटेरियन या कह सकते हैं उपयोगितावादी बताते हैं, लेकिन अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो इनके सारे जो आज के समय उदारवाद में जो तर्क दिए गए हैं
वो सारे तर्क, उदारवादी तर्क ये देते हैं। इनके पिताजी जेम्स मिल और इनके कह सकते हैं अंकल जेमी बेंथम जो है वो एक तरह से उपयोगितावाद के जनक कहलाते हैं और ये आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बुक का नाम द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जे.एस. मिल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और जे.एस. मिल के ऊपर अगर किसी ने किताब लिखी तो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसका सही आंसर हमारे पास 4 ऑप्शन है, एम काउलिंग, जे ग्रे, आर.पी. असांचू और जे.डब्ल्यू. मुलर। तो जे.डब्ल्यू. मुलर, आर.पी. असांचू, जे ग्रे, एम काउलिंग, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अगर देखेंगे तो आर.पी. असांचू जो हैं वो जे.एस. मिल के ऊपर द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, इन्होंने लिबर्टी की बात की, डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट की बात की, वुमेन को भी वोटिंग राइट फर्स्ट टाइम देने की बात करते हैं। ऑल दो अगर इनको नेगेटिव पार्ट देखा जाए तो कहते हैं कि जो टैक्स ना देता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये इनका है कि लिमिटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए, लेकिन पहली बार ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट होनी चाहिए, वुमेन को भी पहली बार ये बात करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ द ऑथर ऑफ सावित्री? सावित्री के लेखक कौन हैं? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी आप आ जाएंगे कि गांधी जी के अगर होती तो बहुत फेमस होती। एम.एन. रॉय जो थे वो एक कम्युनिस्ट थिंकर थे और इस तरह की बुक लिखने के चांसेस कम हैं उनके। तो बच्चे टैगोर और अरविंद में जो है, स्वामी अरविंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर में कन्फ्यूज़न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस तरह की बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन ये जो पॉपुलर बुक है ये इसके लिखा है जो स्वामी अरविंदो ने। अरविंदो क्रांतिकारी थे, बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेके जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। जिस समय बात हो रही थी कि महात्मा गांधी भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रवाद जोड़े कैसे, भारत को एक राष्ट्र कैसे माना जाए, क्योंकि जो यूरोपियन वेस्टफीलियन आइडिया है राष्ट्र का, वो क्या है? या दुनिया में अभी तक जो नेशन की बात होती है तो नेशन का आइडिया क्या होता है? यूजुअली लैंग्वेज और कल्चर में होता है। तो लैंग्वेज अगर कल्चर में भारत को देखें तो भारत के अंदर बहुत सी भाषाएं हैं, मराठी है, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, तो और उसी समय संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं। तो फिर क्या चीज़ जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा अध्यात्म जो है एक है, कि अगर भारत को देखें तो भारत का एक अध्यात्म एक है, अध्यात्म के रूप में एक जोड़ सकते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की इन्होंने। और उसी चीज़ को जो लिखा है उन्होंने सावित्री नाम की एक कविता है बहुत लंबी, उसमें इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। वंस गॉड इज लैटिन देयर इज एन एंड टू द सॉवरेनिटी ऑफ मैन, हु सेड दिस? अब ये कौन कह रहा है कि एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है? यह किसने कहा? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, विवेकानंद हैं, M.N. रॉय हैं और नेहरू हैं। तो चारों में से कौन कह सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, विवेकानंद भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? M.N. रॉय। M.N. रॉय जो है, इनके भी बहुत से चीज़ है, इनका एक बड़ा फेमस आइडिया है रेडिकल ह्यूमनिज़्म का, ह्यूमनिज़्म या कह सकते हैं क्रांतिकारी मानवतावाद। तो लेकिन ये जो शुरुआत में ये कम्युनिस्ट थे
और काफ़ी बड़े कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, मैक्सिको में रहते थे। वहाँ पे एक जो रूस की जब क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में, उस समय वहाँ के जो मार्क्सवादी होते हैं उनसे जुड़ते हैं। और माना जाता है उस समय तक भारत में मार्क्सवाद को या मार्क्स को कोई नहीं जानता था। जब ये भारत लौट के आते हैं तो यहाँ से मार्क्सवाद की शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लोगों को समझाते हैं और कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो बनाने में इनका भी बड़ा योगदान रहता है। और फाइनली लेकिन धीरे धीरे जो है लेनिन के साथ इनके आर्गूमेंट होते हैं, और बाद में जब माओ के साथ इनका आर्गूमेंट होता है तो फिर ये उससे एग्री नहीं करते और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं और मार्क्सवाद को छोड़ के गांधीवाद के रास्ते पे आ जाते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी ज्वाइन करने से बहुत देर तक वो नहीं रह पाते कांग्रेस में। और जब कांग्रेस वर्ल्ड वॉर 2 में जो है भारत का पार्टिसिपेशन को मना करती है कि हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, तो ये कांग्रेस को भी सजेशन देते हैं कांग्रेस को करना चाहिए, और उस समय कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं, उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और रात आखिरी में रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि जब मानवता के ऊपर खतरा है तो अपनी राजनीति को ना देखें। जिस समय भारत ये कह रहा था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेज जो हमारे ऊपर गुलाम, अगर हमको आज़ाद करेंगे तभी हम उनका सपोर्ट करेंगे, जब फांसीवाद बढ़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उस समय मानवता सबसे बड़ी होती है, तो रेडिकल ह्यूमनिज्म का। अब ये एक तरह से एथीस्ट थे, कह सकते हैं एंटी गॉड थे क्योंकि कम्युनिस्ट थे, और बाद में भी कह सकते हैं कि नास्तिक ही रहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार गॉड को किसी चीज़ में ले आएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ से आदमी की सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है वो ख़त्म हो जाएगी। अब कहते हैं कि भगवान ने ही हमको भेजा है तो क्या कर लेंगे, भगवान ही यही चाहता है। अब कह सकता है कोई अगर किसी को मार रहा है, कोई क्रिमिनल है, कोई बोलेगा भगवान ही मार रहा है तो क्या करेंगे, वहीं पे आदमी सरेंडर कर जाता है कि कोई क्रिमिनल हो या कोई भी आदमी, अगर घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ये मान ले कि भगवान ही ऐसा कर रहा है, तब तो फिर वो उसकी संप्रभुता कहते हैं अंत हो जाता है वहीं पे। तो इनकी सोच बहुत बड़ी थी। सोचिए कि लेनिन और माओ जैसे लोगों से ये आर्गूमेंट करते हैं और उनको भी अपने आर्गूमेंट से, मार्क्सवादी आर्गूमेंट से ही हरा भी देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, हु सेड मैन इज़ व्हाट ही ईट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसने कहा कि आदमी वही होता है जो वो खाता है? मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। ये तीनों जो हैं कम्युनिस्ट हैं, और तो ये तीनों तो उस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो बचा कौन? फ्यूयरबाख। तो फ्यूयरबाख ये कहते हैं कि मैन इज़ व्हाट ही ईट्स, आदमी वही होता है जो वो खाता है। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6ठा देख लेते हैं। 6ठे में क्या लिखा है? हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, उसका आर्गुमेंट समझ में आ जाएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि तीनों अपने चार के चारों ही एक जैसे हैं। हॉब्स जो है वो कह सकते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस तरह की बात। लॉक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, या आज के समय जो उदारवाद है, लिबरलिज्म, इन्हीं के थ्योरी पे बेस्ड है। रूसो जंजीरों वाली बात करते हैं। हॉब्स तो पहली बार जो है संप्रभुता की बात करते हैं, या सोशल्स। और इन तीनों को देखें तो तीनों क्या हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के चिंतक हैं या सामाजिक समझौता के चिंतक हैं। तो बचे बेंथम तो हमने बताया था कि उदारवाद के चिंतक हैं। लेकिन यहाँ पे लेबर थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। इनके बारे में हमने बैकग्राउंड तो बता दिया, लेकिन बेसिक आइडिया यहाँ पूछा जा रहा है कि लेबर थ्योरी है क्या, पहले ये देख लेते हैं। लेबर थ्योरी का मतलब है कि अगर मनुष्य, जैसे अगर देखें सब कुछ प्रकृति का है, मनुष्य का अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है। कि अगर आप देखेंगे किसी ने एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ को काट के चेयर बना दी, या सिंपली पत्थर उठा के एक घर बना दिया, तो पत्थर, अब ये घर किसका हुआ? उस व्यक्ति का, क्योंकि लेकिन पत्थर तो किसका है? प्रकृति का ही। तो अब क्या किया? या मिट्टी का घर बना दिया, यहाँ से मिट्टी उठाई, वहाँ से पानी उठाया नदी से और यहाँ पे घर बना दिया, तो बोले घर मेरा है। लेकिन घर वो हुआ क्या? भी तो मिट्टी पहले से किसी ज़मीन मड़ी हुई थी, पानी भी था।
तो अब इन्होंने बोला कि कोई चीज़ आपकी होगी कैसे। और जब मनुष्य रहना शुरू हुआ, यूजली नदियों के किनारे रहता था और बाकी सब जंगल पड़ा होता था। तो उसने कहा कि जंगल को साफ करके अगर आप उसको खेती योग्य बनाते हैं, उस पर घर बनाते हैं, उस पर सब कुछ काम करते हैं मेहनत करके, तो वो जो मेहनत है वही आपका लेबर थ्योरी कहते हैं कि उस तो ये ज़मीन जितने को आपने साफ़ किया, जितने को आपने सही किया, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन आज के समय ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पूरी दुनिया का जंगल साफ़ कर सकते हैं कुछ लोग जो बहुत अमीर हैं, तो वो तो उसको लेबर नहीं माना जाएगा। लेकिन वो अपने हाथ से अगर आप साफ़ करें तो जितनी दूर तक आप साफ़ कर सकते हैं, जितनी दूर तक आप मेंटेन कर सकते हैं, वो लेबर थ्योरी माना जाता है कि उसमें आपने श्रम मिला दिया तो वो आपका हो गया। तो ये किसने दिया था? ये लॉक ने दिया था। ये कोई चीज़ आपकी होगी कैसे? क्योंकि वो तो प्रकृति की है, सब कुछ तो प्रकृति का है। कि पेट्रोल पड़ा हुआ है वो आपका कैसे होगा, किसका होगा? या पानी पड़ा हुआ, कोयला नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ तो वो किसका होगा? कि किसी व्यक्ति का होगा। तो बोला कि अगर आप श्रम करके नीचे से जाते हैं, खदान में उखाड़ के ले आते हैं, तो वो आपका हो गया इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन आज के समय तो हमने मशीनें बना ली हैं, तो कोई एक आदमी मालिक होता है, दूसरा वो करता है, वो तो पॉसिबल नहीं है आज के समय इनकी जो थ्योरी है। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ मैकियावेली। तो मैकियावेली की जो राइटिंग है, लेखों के संबंध में कौन सा सही है? द डिस्कोर्स, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर, ऑल ऑफ द अबव। डिस्कोर्सेज, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं मैकियावेली की सबसे फेमस बुक कौन सी है? द प्रिंस। और इसके अलावा द डिस्कोर्स, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, ये सारे चीज़ों के लेख हैं इनके। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ ऑल द अबव। आगे बढ़ जाते हैं, 7 के बाद 8 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स पे। ये थोड़ा सा कठिन है। बेज, विथर, डॉर्किन, नॉजिक, तो हमने जो पढ़े हैं, हमने जो पढ़ाया उसमें से आप देखेंगे तो नॉजिक को हमने पढ़ा है। तो नॉजिक का जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि यह डी है, और डी का इनका आइडिया क्या था? अगर हम देखें या हिंदी में बेज, गातियार, डोवरिक, नॉजिक, तो नॉजिक से भी आप निकाल सकते हैं। नॉजिक की जो आइडिया था, रॉल्स को काउंटर करते हैं और एंटाइटलमेंट थ्योरी लाते हैं। एंटाइटलमेंट थ्योरी का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जिसने जो कमाया है वो एंटाइटल है उसको यूज़ करने के लिए। और जैसे सरकारें किसी चीज़ में टैक्स ले लेती हैं, जैसे हमारी सरकार टैक्स लेती है, तो वो उनको गलत मानते हैं कि टैक्स आप नहीं ले सकते, टैक्स उतना ही ले सकते हैं जितनी उसको सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने मेहनत करके कमाया। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उसमें 30,000 रुपये तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो वो बोले कि टैक्स क्यों ले रही है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी, तो वो कह रहे हैं कि वो टैक्स गलत है, एंटाइटलमेंट थ्योरी के अगेंस्ट में है, अनटिल कि वो 30,000 की उसको सुविधा प्रोवाइड कीजिए। रॉल्स इसके अगेंस्ट में थे, तो बोले कि जो लोग गरीब हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, अब वो कमा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास सुविधा पहले से ही नहीं मिली है। तो पहले आप उनको इनसे टैक्स लेके उनको भी सुविधा दीजिए, जब सब बराबर हो जाएंगे तो फिर आप कहते हैं फ्री छोड़ सकते हैं मार्केट के हवाले या दूसरी चीज़। तो उसके अगेंस्ट में एंटाइटलमेंट थ्योरी नॉजिक लाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं डी का 2 किस में है? डी का 2 इसमें है। तो इससे हमने निकाल लिया कि ए का 3 हो जाएगा बेस का ऑन ग्लोबल जस्टिस, बी का 1 विथर जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज, डॉर्किन ऑन इक्वलिटी, तो सी का 4। तो हमने देख लेते हैं बेस का क्या हो गया? ऑन ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय पर है। हथियार क्या क्या है? पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय। और डॉर्किन क्या है? इक्वलिटी पर है, इक्वलिटी लिख दिया है। ऑन इक्वलिटी, समानता यहाँ लिखना चाहिए हिंदी में ट्रांसलेट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों जानना पड़ेगा, इक्वलिटी पर नहीं समानता पर हिंदी में होना चाहिए। नॉजिक क्या? न्याय का हकदारी सिद्धांत, कि उनका हक है, जो कमा रहा है उसका हक है, सरकार को कोई हक नहीं है कि टैक्स ले ले। तो ये जो है, आगे बढ़ते हैं। 8वें के बाद 1 से भी हमने निकाल लिया, हमने सिर्फ नॉजिक को पढ़ा था, लेकिन नॉजिक से हमने इस चीज़ को निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, 9th देख लेते हैं।
प्लेटो डेवलप हिज थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ल्ड इन, किस में करते हैं? प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो ये बड़ा प्लेटो का फिलॉसफिकल आइडिया था। फिलॉसफिकल जो है उसमें देखें, अगर हम देखें तो प्लेटो की बुक द रिपब्लिक है, द लॉज है, द पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की है, तो ये तो गलत हो गया। ये दोनों जो बहुत ही पॉलिटिकल हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों का आइडिया बहुत पॉलिटिकल है। स्टेट के बारे में बताया गया है, द लॉज में जस्टिस के बारे में बताया गया है। तो ये फिलॉसफी जो है, नेचर की फिलॉसफी, अल्टीमेट रियलिटी है, एक्चुअल वर्ड और जो इल्यूजनरी वर्ड है, आभासी विश्व या वास्तविक विश्व को इस तरह से करते हैं। और इनकी जो थ्योरी है एलेगरी ऑफ केव, उसमें आप पढ़ेंगे तो एलेगरी ऑफ केव जो है वो उसमें बोलते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं या जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। असली दुनिया या असली में जो लोग सोच रहे हैं वो अलग है, कि हम जो चीज़ देखते हैं क्या चीज़ ज़रूरी है आज के समय। तो उस समय भी कहते थे कि सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी जो बताती है वही चीज़ हम मानते हैं कि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन जब हम वहाँ से निकल जाते हैं अपनी बेड़ियों को तोड़ के, तो हमको नई चीज़ लगती कि वो चीज़ें उतनी ज़रूरी भी नहीं थी जितना हम सोच रहे थे, जिसके लिए हम जीने और मरने के लिए तैयार थे। या उसी तरह से आज के समय में भी देखें, जिस तरह से जो फैशन है या जो भी चीज़ है, तो हम टीवी से, मोबाइल से हमको लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बाद में अगर हम यहाँ से बाहर निकलें, किसी और जगह पे जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, तब हमको लगता है कि वो चीज़ तो उतनी ज़रूरी नहीं थी जितना हम वहाँ पर रहते वो सोच रहे थे। तो इस तरह का आइडिया वो देते हैं प्लेटो अपनी द टीमियोस में बुक। द टीमियोस बुक है जो उसमें ये देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूजुअली ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो लॉजिक से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक है। ये तो पॉलिटिक्स अरिस्टोटल का हो गया। रिपब्लिक और लॉज जो है उनकी बुक पॉलिटिक्स पे है, ना कि फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी पे बच्ची एक ही द टीमियोस। आगे बढ़ जाते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर रॉल्स द राइट इज़ प्रायर टू गुड। रॉल्स जो है वो कहते हैं राइट जो है वो गुड से पहले है। रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, कि अच्छा जो है उससे पहले अधिकार मिलता है। जब अच्छा हो गया सब कुछ तो अधिकार की जरूरत भी नहीं है अलग से। लेकिन अब इसका रीज़न क्या बोल रहे हैं? द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज़ मेड राइट बाई ग्रेटर गुड शेयर्ड बाई अदर्स। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे वृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। ये होता है कि अगर किसी की कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि की, कुछ लोगों की स्वतंत्रता, जैसे उन्होंने बताया ना, पैसा नॉजिक ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो जितना भी चाहे कमाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता कि आप इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इससे ज़्यादा टैक्स दीजिए। जैसे हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखें तो 3 स्लैब हैं टैक्स के। तो वो जैसे ही आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप 30% तक आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कोई ज़्यादा कमा रहा है इसलिए टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो लॉजिक कहते हैं गलत है। लेकिन ये कह रहे हैं कुछ के लिए अगर स्वतंत्रता की हानि से बाकी लोगों को कुछ राइट मिले, जैसे राइट टू फूड मिल गया कि अगर हम 30% टैक्स ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में बहुत से लोगों को हमने राइट टू वोट दे के कम से कम भूखे नहीं मरेंगे, तो वो सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन आइडिया इनका जो इस तरह से लिखा है वो सही नहीं है, कि इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। रीज़न यही है, ये नहीं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 10th। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, बिल्कुल है कि जब अच्छा होगा सब कुछ वहाँ पे अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार को बता रहा है कि क्यों देना चाहिए वो भी अलग चीज़ है। तो सही बात है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ लेनिन्स राइटिंग। जो लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे
ये जो इनकी बुक है, अगर हम देखें कि सबसे लास्ट में कौन सी आती है, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या है, वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल। अगर देखें वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल सबसे पहले लिखा गया। इसके बाद द प्रोलेटेरियन, जो इसके बाद है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इसके बाद प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कॉट्स्की, एंड लास्ट में लेफ्ट विंग कम्युनिज्म। तो लेफ्ट विंग कम्युनिज्म जो है वो सबसे बाद में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए क्या हो जाएगा, फोर्थ द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कॉट्स्की, और लेफ्ट विंग कम्युनिज्म। ये थोड़ा सा कठिन है तो, लेकिन आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते। आगे बढ़ जाते हैं, 11 के बाद 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेल नोन सेइंग्स ऑफ माओ। माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा समाविष्ट नहीं है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, सिंपल सी बात है। वेपन्स आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर बट नॉट द डिसिसिव वन। युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। तो माओ को हम सभी जानते हैं, चाइना के आज के समय के जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके फाउंडिंग फादर थे, उसके जनक कहे जा सकते हैं, और उन्होंने ही वहाँ पे साम्यवादी क्रांति लाई, और एक बड़ा योगदान है कि कृषकों को जोड़ के क्रांति कर जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो क्रांति हुई मजदूरों के थ्रू, मार्क्सवादी क्रांति जो होती है वो मजदूरों के थ्रू होती है, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। अब कह रहे हैं पॉलिटिक्स इज़ द वॉर विदाउट ब्लड सेड। अब ये जो आइडिया है कि राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है, तो राजनीति तो वो करते थे, और इनका जो आइडिया मार्क्सवादी जो होते हैं उनका आइडिया होता है कि जब रेवोल्यूशन होगा, जब अमूलचूल परिवर्तन होगा तो शांतिपूर्वक भी हो सकता है, और मार्क्स खुद कहते हैं, और उसमें ब्लड सेड भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है। तो ये ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते अगर मार्क्सवादी हैं तो। द पार्टी कमांड द गन एंड द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी। पार्टी गन को नियंत्रित, बंदूक को नियंत्रित करती है, और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। कभी भी जो आर्मी है या सेना है या जो भी आर्म रेवोल्यूशनरी हैं, बोले कि उनको कंट्रोल नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर राजनीति जो है या पार्टी है उसका नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पार्टी के लोग जनता से जुड़े होते हैं, ना कि सेना, आर्मी या जो आर्म रेवोल्यूशनरी होंगे वो डायरेक्टली जनता से जुड़े नहीं होते, इसलिए वो सही डिसीजन कई बार नहीं ले सकते हैं। तो ये सही है। डी, लेट द 100 फ्लावर ब्लूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किसने बोला है। एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट, ये बिल्कुल सही है। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा करने दें, तो सभी लोग आगे बढ़ें, ये कहते हैं। शुरुआत में जब इनका रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें तमाम सारी विचारधाराओं को जोड़ के इन्होंने क्रांति वहाँ पे की थी, और आज के समय जो चाइना इतना ताकतवर बन गया है उसमें एक बड़ा रोल इनका भी है। आगे बढ़ते हैं। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय तिलक। तो सिंपल सी देख सकते हैं, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। द ओरियन, द आर्कटिक होमवर्क, वेदास, गीता रहस्य, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ये वहाँ पूछी जाती हैं एक ही साथ। द ओरियन, द आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य। इनका आर्कटिक होम इन वेदास में बनाता है कि आर्कटिक से आए थे आर्य। गीता रहस्य भी इनकी बुक है। लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो की बुक है। तो श्री अरविंदो जो है उनकी बुक है लाइफ डिवाइन। अभी हमने देखा था सावित्री भी उनकी बुक है और लाइफ डिवाइन भी उन्हीं की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रेवोल्यूशन इज टेकन फ्रॉम,
कि मार्क्स का जो थियोरी है राज्य और क्रांति के बारे में किससे लिया गया है? जर्मन क्लासिकी दर्शन से, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा पे और स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। तो जर्मन क्लासिकल फिलॉसफी से लिया है, ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी से, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन से, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे स्टेट एंड रेवोल्यूशनरी चीज़ पूछा है। अगर इकोनॉमिक चीज़ें पूछें तो उन्होंने जो एडम स्मिथ और रिकार्डो का जो आइडिया है उसको पलट दिया। तो इकोनॉमिक जो थियोरी है वो तो इसके अगेंस्ट में है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्होंने सीखा कि क्रांतिकारी राज्य जो है कैसे बनेगा। फ्रांस की जो राजनीति है, फ्रांस की जो क्रांति है वो एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि जहाँ से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के आइडिया निकल के आते हैं और इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये आइडिया निकल के आता है, जो हमारे संविधान में भी है, वहाँ से लिया गया। इसी के साथ वहाँ पे एनार्किक लोग भी आते हैं जो स्टेट को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और अगर देखेंगे तो मार्क्स भी कहते हैं एक समाजवाद में एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे सब लोग बराबर होंगे, जहाँ पे कोई एक दूसरे को शोषण नहीं करेगा, वहाँ राज्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कम से कम देखें फ्रांसीसी क्रांति से ले लेते हैं। इसके अलावा जर्मन क्लासिकी दर्शन से तो ये जो डायलेक्टिक आइडिया है, द्वंद्वात्मक आइडिया है, वो ले लेते हैं। द्वंद्वात्मक हेगल का आइडिया है, ऑल्दो ये आइडिया प्लेटो से चला आ रहा है, लेकिन हेगल ने इसको बहुत ही सुचारू रूप से या सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत किया और मार्क्स उससे बहुत प्रभावित होते हैं हेगल के आइडिया से। और बाद में बोलते भी कि हेगल का जो आइडिया है वो सही है, बस मैंने उसको सर के बल खड़ा था, पैर के बल खड़ा कर दिया, क्योंकि वो उल्टा सोचते थे और ये उसका जस्ट अपोजिट सोचते हैं। और कभी बाद में हम इसको बताएंगे कि क्या उनकी सोच थी और किस तरह से उन्होंने उसको पलट दिया। 15. Aristotle devoted himself to a critical study of the ideal states projected by. अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। कौन है? कि अरस्तु जो थे, अरिस्टोटल आप जानते हैं प्लेटो के शिष्य थे, तो प्लेटो भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल स्टडी ऑफ आइडियाज़ ऑफ स्टेट, कि प्लेटो का जो राज्य का जो स्टडी थी, जो आइडिया था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उनके शिष्य थे लेकिन उन्होंने उसकी आलोचना भी की। और इसी के साथ साथ फेलस, हिप्पोडेमस, ये सब भी उस समय बहुत बड़े चिंतक माने जाते थे। आपस में एक दूसरे से क्रिटिसाइज़ करके, एक दूसरे से वार्ता करके, आर्गूमेंट करके इन लोग अपनी फ़िलॉसफी को और निखारते थे लगातार। तो अपनी आलोचना से वो भी बढ़ता था इनका। तो ये सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी से जो उनका आदर्श राज्य किस आइडिया था उसके अगेंस्ट में ये क्या लेते हैं, एक प्रैक्टिकल राज, कि आदर्श राज या कह सकते हैं प्रैग्मेटिक स्टेट होना चाहिए, या कह सकते हैं व्यवहारवादी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद हम 16 देख लेते हैं। फिर से असर्शन रीजन है। अकॉर्डिंग टू लुसियन पाई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। सही है, ये तो सही कह रहे हैं। अ स्टेट शुड अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन दीज एस्पेक्ट, और राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो करनी चाहिए ये है और इसको चाहिए, करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए ये नहीं बताया। अगर क्यों बोल देता तो ये रीज़न हो जाता, कारण। ये आइडिया तो सही है लेकिन ये कारण सही नहीं दे रहा कि ये चीज़ है और इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये क्योंकि अगर हम जब जोड़ देते हैं क्यों करना चाहिए और उसका सही आंसर बोले विकास की विशेषता है क्योंकि राज्य इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए, गलत हो रहा है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन फिर से वही बी ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 16 के बाद 17 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज,
पारंपरिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं पारंपरिक समाज में क्या होगा, डिफ्यूज़ मतलब विसरित होगा कि एक मान लीजिए हमारे पिताजी हमारे दादाजी कुछ काम करते होंगे तो वो धीरे धीरे भले डायरेक्टली ना भी सिखाएं तो भी विसरित होकर धीरे धीरे डिफ्यूज़ होकर हमारे पास पहुंच जाएगा। पर्टिकुलरिस्टिक विशिष्टतावादी की पर्टिकुलर ये तो करना ही पड़ेगा, क्यों कि हमने हमारी संस्कृति है, हम ये करते आए हैं इसलिए करना पड़ेगा। एस्क्रिप्टिव आरोपणी, तो विशिष्टतावादी की ये डिफरेंस था हमारे पास, अब आरोपण किया जा रहा है कि इसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। तो चाहे वो पूजा पद्धति हो या कपड़े पहनने का हो, बाल का हो या किसी भी चीज़ का खाने पीने का हो कि आप नहीं खा सकते, तो ये आरोपित किया जाता है, ये भी है। इंस्ट्रूमेंटल उपकरणी सहायक कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये ऐसा कोई कल्चर में नहीं होता यूजली कि ये टेक्नोलॉजी, कोई भी कल्चर ये नहीं कहता कि मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, कार नहीं यूज़ कर सकते या प्लेन में नहीं बैठ सकते, ये सब चीज़ें यूजली नहीं होती हैं। तो देखेंगे फोर्थ को छोड़ के जिसमें बाकी तीन हो, 1 2 3 17th का ए हो जाएगा सही आंसर। कुछ सभ्यताएं रहती है, अलग बात है, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ में टीवी मना हो देखना, कुछ में जैसे एक समय में था जब राजा राम मोहन राय थे तो आप लोग को मालूम होगा कि वो विदेश जाना रहे थे पढ़ने के लिए, तो विदेश उनकी माँ ने बोला कि नहीं विदेश जाना है क्योंकि समुद्र जो है माँ है उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते, हम लोग भारतीय लोग हैं। और उस इस तरह की अंधविश्वास बहुत से थे, चाहे सती प्रथा हो चाहे बाल विवाह, ऐसे तमाम सारी चीज़ें, तो ये भी था। लेकिन ज़्यादातर संस्कृतियों में इस तरह टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट की चीज़ों के लेके नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 देख लेते हैं। Which one of the following is not a kind of power mentioned by Alvin Toffler in his book Power Shift? एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकार में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है। अब सिंपल से यहाँ भी लॉजिक आप लगा सकते हैं कि पावर शिफ्ट जो होता है किस में हो सकता है। वायलेंस पावर शिफ्ट करता है, बिल्कुल करेगा, हिंसा से पावर शिफ्ट होता है। सोशल स्ट्रक्चर तो हायरार्की को बनाएंगे, इसमें पावर शिफ्ट यूजुअली नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से पावर शिफ्ट नहीं हो सकता सोशल स्ट्रक्चर में, जो हायरार्की है चाहे वो कास्ट को लेके हो, जेंडर को लेके हो या दूसरे तरह के। वेल्थ हो सकता है तेज़ी से, नॉलेज हो सकता है कि आज के समय अगर देखें तो आज से 50 साल पहले चाइना कुछ भी नहीं बनाता था और आज के समय लगभग यूएस के बराबर हो गया, वेल्थ में भी बराबर हो गया, वायलेंस में भी बराबर हो गया। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता, चाहे वो यूएस का हो, इंडिया का हो या कहीं का। हम भी अगर इंडिया को भी देखें तो 50 साल में हमने बहुत कुछ चेंजेस, इकोनॉमिक और कहते हैं पॉलिटिकल और तमाम सारी चीज़ें चेंजेस हुई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर में चीज़ें कम चेंज होती हैं। तो पावर शिफ्ट जो है वो सोशल स्ट्रक्चर उसको नहीं रखते हैं, बाकी चीज़ें रखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th देख लेते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी है, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसमें से अगर महात्मा गांधी को हमने पढ़ा है तो उसमें देख लेते हैं कि डेनियल लर्नर, जी एलमंड नहीं पढ़ा। तो महात्मा गांधी का आइडिया क्या होगा। महात्मा गांधी का आइडिया हम सभी जानते हैं जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव है। तो नॉर्मेटिव ए का 3 किस में है, नहीं बी नॉर्मेटिव स्कूल जो मानकीय संप्रदाय है। क्यों कहते हैं कि ये होना चाहिए, जो नॉर्मेटिव का मतलब लोग बोलते हैं ना ये होना चाहिए, तो महात्मा गांधी है। तो बी का 3 किस में है, बी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमारे पास क्या है, डेविड एप्टर को हमने पढ़ा। डेविड एप्टर स्ट्रक्चरल स्कूल के हैं, तो 4th का ये मिल जाएगा ए, 4th का है डी का ए 1 किस में है, नहीं सॉरी डी का नहीं, ये किस में है, 4th किस में है। अगर देखें डेविड एप्टर सॉरी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो ए का 2 है स्ट्रक्चरल स्कूल, जी ए एलमंड, हाँ ए का 2 जी ए एलमंड। तो स्ट्रक्चरल स्कूल हो गया, हमने 2 चीज़ें ढूंढ ली तो अपने आप देख सकते हैं ए का 2। तो इसका 19th का क्या सही आंसर होगा, ए। और सी का 4 हो जाएगा टेक्नोलॉजी का एडाप्टर, और डी का 1 डेनियल लर्नर साइकोलॉजिकल स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से संरचनात्मक, मानकीय और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय डेनियल लर्नर
तो ये सिंपल सा है, इसका सही राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन नॉट बी सीक री इलेक्शन फॉर थर्ड टर्म। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ का जो है थर्ड टर्म के लिए नहीं कर सकते। तो अगर हम इंडिया का जानते हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट कर सकता है, वह 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और 10 बार में उनकी उम्र इतनी अधिक हो जाएगी कि जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, ये दोनों तो नहीं हो गए। फ्रांस में भी जो है लिमिटेशन नहीं है। तो क्या उनसे बचा एक यूएस में क्या है, 2 टर्म मिलते हैं 4-4 साल के, इसके बाद वो नहीं री इलेक्ट हो सकता है। इसके अलावा रूस में भी था पहले ये, लेकिन अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल्दो ये सही है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इलेक्शन में सीधे सीधे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं। उनके सपोर्ट के लिए अलग अलग कम्युनिटी वो आते हैं, मेंबर इलेक्ट होते हैं और वो फिर वोट करते हैं। जो जिसका सपोर्टर जीतता है उसको ही वोट करेगा। तो कह सकते हैं एक तरह से डायरेक्ट है, लेकिन ये भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का आंसर नहीं दिया है। तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे अधिक गलत हो वही ढूंढना है, कि जो नहीं बिल्कुल ना हो। ये भी नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। यूजुअली लोग मानते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन यूएस का नहीं होता। फिक्स टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर होता है। फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन होता है, नहीं होता है। इंडिया में होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के साथ चलता है और वो डायरेक्टली काम करता है, उसको पास नहीं कराना पड़ता लेजिस्लेचर से, उससे कोई मतलब नहीं होता है एग्जीक्यूट करने का। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रेसिडेंट का काम है, वो डायरेक्टली करता रहता है। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, ना उसको वहाँ मेजॉरिटी अप्रूव करनी है, ना ही उसको वहाँ पे जवाब देना है। प्रेसिडेंट सर्व्स एज हेड ऑफ द स्टेट, ये है सही। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो अगर ये भी होता है डायरेक्ट इलेक्शन वाला भी, तो ये भी टेक्निकली सही है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी कैंडिडेट वहाँ डिक्लेयर होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर उनका इलेक्शन होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने ही कैंडिडेट को जिताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22 देख लेते हैं। सॉरी। विच वन among the following countries according to Almond and Verba came closest to their concept of civic culture? अल्मंड और वर्बा हम जानते हैं, इन्होंने सिविक कल्चर, जो सोशल पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कहाँ का हो सकता है जो सबसे अधिक समीप मानता है इनका सिविक कल्चर? यूएसए, वेस्ट जर्मनी, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप लगा सकते हैं कि जहाँ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी हो, जहाँ पे चीज़ें वो होगा इनका। तो लॉजिक से भी देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो मोरलिस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है अभी भी, बाकी दुनिया में और कहीं उतनी मोरलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है जितना अभी भी है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, छोटे छोटे इशूज़ को लेके भी इस्तीफ़ा दे देते हैं, और आसानी से बहुत ज़्यादा पावर के पीछे कि किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके पैसा खिला के पावर में बने रहना है, या वो चीज़ें कम होती। तो सिविक कल्चर उस पॉलिटिकल हाइट को ब्रिटेन ने अचीव कर लिया है। तो अल्बर्ट एंड वर्बा भी उसी को अपना आइडियल मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 23rd, एफिशिएंसी रिकॉर्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट ऑफ प्रमोशन इज प्रैक्टिस्ड इन। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें से प्रयोग में लाई जाती है। कहाँ पे? यूएसए में, स्विट्जरलैंड, यूके, इंडिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके, भारत। तो कहाँ पे प्रमोशन होता है? दक्षता के बेसिस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में होता है दक्षता के बेसिस पे, या कह सकते हैं एफिशिएंसी के रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि
वहाँ पे एक छोटे क्लर्क से शुरू होकर आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक बन सकते हैं। और भारत में होता है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, कि अगर आपने सिपाही तक में भर्ती की है तो आप मैक्सिमम इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। उससे ऊपर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा काम किया हो अपने लाइफ में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, या उसके अलावा डिमोशन भी नहीं होता है कि जहाँ पे आप आए उससे ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। तो कुछ लिमिटेशन रहती है एज के हिसाब से। इसके अलावा कुछ मिनिमम ईयर है कि उतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद प्रमोशन होगा, उससे कम में नहीं हो सकता। आप कितना भी अच्छा काम करें डेडिकेशन के कारण, लेकिन यूएस में ये चीज़ें नहीं होती। तेज़ी से ग्रोथ लोग करते हैं और एफिशिएंसी है तो आप नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट। तो यूएस से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। 24th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पे जजेस इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? नीचे दिए कोड से सही उत्तर चयन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूके। तो हमको मालूम है इंडिया में तो नहीं है, और यूके में से हमने कॉपी किया है सिस्टम को ऑलमोस्ट, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो बचे क्या? यूएसए और स्विट्जरलैंड। यूएसए स्विट्जरलैंड में ही सही कह रहे हैं, वहाँ पे जनता द्वारा चुने जाते हैं जजेस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब हम इसके बाद ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। निम्नलिखित में से किन देशों के न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है? तो हम जानते हैं भारत में है, हमारे यूएसए में भी है। तो बचा क्या हमारे पास? यूके में नहीं है, यूके में कोई पुनर्वलोकन नहीं होता है, और फ्रांस में भी नहीं होता। तो क्या हुआ? सेकंड और थर्ड, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड 3, कि यूएसए, इंडिया ने यूएसए से ही लिया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, और भारत और यूएसए में दोनों में ही अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है तो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। लेकिन यूके में माना जाता है कि पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है। जहाँ बोला भी जाता है कि आदमी को औरत और औरत को आदमी तक बना सकती है, या इस तरह की तमाम सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि उसके कोई रिव्यू नहीं होता है। उसका रिव्यू सिर्फ जनता करती है और मीडिया करती है। मीडिया उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती है कि हाँ ये गलत किया पार्लियामेंट ने, और जनता उस पर आगे वोट दे के उसको सही या गलत का डिसीजन करेगी। जो कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है यूके में और फ्रांस में। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप पढ़िए और लगातार इस वीडियोस को देखते रहिए, उसके एक्सप्लेनेशन जो है उसको सुनते रहिए, समझिए। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी करता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब टाइम कम बचा है, अगर आप पूरा टाइम देंगे तो इस बार आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हमारा शुभकामनाएँ आपके साथ हैं हमारी। और अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए या आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है हमारे, व्हाट्सएप नंबर है 6001203135, या व्हाट्सएप 6001939975 पे। वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। ईमेल thecapitalstudy20@gmail। अगर आपको किसी PDF की ज़रूरत है या किसी बुक की ज़रूरत है तो आप हमको ज़रूर मेल कर सकते हैं, हम आपको मेल करेंगे अगर हमारे पास डाउनलोडेड होगी। और इसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको ज़रूर हेल्प कर सकती है। निसंकोच आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग। आप अगर लगातार नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और क्योंकि लगातार नहीं हो पा रहा है, कई बार क्लासेस की वजह से ये वाले वीडियो छूट जा रहे हैं, तो आप लेकिन जितने भी बन रहे हैं काफ़ी हो गए, हमारा 100 के करीब हम करेंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे वन लाइनर टाइप का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से क्विकली कर देंगे ख़त्म। और इसके अलावा जीएस भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। हमारा ऐप आने वाला है, उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से हमारे जीएस की क्लास भी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारा रिवीजन है इस सभी तक जो हुआ उसका, और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल्दो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसके आसपास की चीज़ भी बताते हैं, तो उससे वो
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको तीनों चीज़ें दे दी जाए, ताकि आपका जो इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम है वो किसी भी तरह से ना छूटे। इसके अलावा जो पीजीटी एग्ज़ाम है, केवीएस का एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं जो उसमें पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, उसमें आप मैक्सिमम कि अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं तो आपसे बेहतर कोई ना कर पाए, ये हमारी उम्मीद रहेगी। थैंक यू वेरी मच।